कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 5 दिसंबर 2025। आज हम पिछले 2 दिनों की देश की अदालतों से आई कुछ सबसे अहम और चर्चित कानूनी खबरों की गहराई से पड़ताल करेंगे जी। और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इन फैसलों का हमारी कानूनी व्यवस्था पर, हमारे अधिकारों पर और हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा 3 मुख्य विषयों के इर्द गिर्द घूमेगी। पहला, जब व्यवस्था ही कसौटी पर हो, मतलब न्याय में देरी और प्रशासनिक दबाव के मामले। ठीक है। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्र की सुरक्षा के बीच का जो संतुलन है, हमेशा एक बहस का मुद्दा रहता है। और तीसरा, कानूनी पेशे में समानता और अधिकारों की जो नई परिभाषाएं बन रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले विषय से। सबसे पहली खबर ऐसी है जो किसी को भी मतलब झकझोर कर रख दे। हाँ, ये बहुत ही गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने हिट एसिड अटैक मामले के ट्रायल में 16 साल की देरी पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। 16 साल। 16 साल, ये तो मतलब अविश्वसनीय है। कोर्ट ने इसे न्याय व्यवस्था का मजाक और शर्मनाक कहा है। और ये टिप्पणी सिर्फ गुस्से में नहीं की गई है, इसके पीछे एक गहरा दर्द है। व्यवस्था की विफलता को लेकर एक चिंता है। ये मामला एसिड अटैक सर्वाइवर शाहीन मलिक की जनहित याचिका का है। जब कोर्ट को पता चला कि 2009 का ये मामला है। 2009 का? जी, और अब तक ट्रायल ही पूरा नहीं हुआ है, तो जजों ने इसे एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि एक प्रणालीगत विफलता के रूप में देखा। 16 साल का मतलब है कि पीड़िता की लगभग आधी जिंदगी सिर्फ न्याय के इंतजार में गुजर गई। ये तो अपने आप में एक सजा है। बिल्कुल। तो कोर्ट ने इस पर सिर्फ टिप्पणी की या कोई ठोस कदम भी उठाया है? नहीं, यहीं पर ये मामला और महत्वपूर्ण हो जाता है। कोर्ट ने सिर्फ फटकार नहीं लगाई, बल्कि एक बहुत ठोस कदम उठाया है। अच्छा। उन्होंने देश के सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वो अपने अपने राज्यों में लंबित सभी एसिड अटैक मामलों पर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। एक स्टेटस रिपोर्ट? जी। ये असल में सिस्टम को उसकी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है वो याद दिलाने जैसा है। पर क्या इस रिपोर्ट से वाकई कोई फर्क पड़ेगा? मतलब अक्सर ऐसी रिपोर्टें बस एक और सरकारी कवायद बनकर रह जाती हैं। देखिए, इसकी पूरी संभावना है कि फर्क पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट सीधे हाई कोर्ट से जवाबदेही मांगता है तो नीचे तक एक संदेश जाता है। इससे ये पता चलेगा कि समस्या कितनी गहरी है, किन राज्यों में हालात ज्यादा खराब है और देरी की वजह क्या है। सही बात है। क्या फोरेंसिक लैब में देरी हो रही है, या जजों की कमी है, या फिर सुनवाई बार बार टाली जा रही है। ये एक तरह से डेटा आधारित सुधार की पहली सीढ़ी है। तो ये अनुच्छेद 21 यानी त्वरित न्याय के अधिकार को लेकर एक बड़ा कदम है। बिल्कुल, बहुत बड़ा कदम। व्यवस्था पर दबाव का एक और उदाहरण चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी खबर में भी दिखा। हाँ, बूथ लेवल ऑफिसर्स वाला मामला। जी, सुप्रीम कोर्ट ने बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs के काम के भारी बोझ पर चिंता जताई है। हाँ, और ये चिंता भी एक बेहद गंभीर आरोप के बाद आई है। एक याचिका में दावा किया गया कि चुनावी सूचियों में संशोधन के काम के अत्यधिक दबाव के कारण तमिलनाडु में हाँ 35 से 40 BLOs ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि ये आंकड़ा अभी जांच का विषय है, लेकिन ये जमीनी स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों की मानसिक और शारीरिक स्थिति को तो उजागर करता ही है। ये तो बहुत ही भयावह है। तो इस पर कोर्ट का क्या निर्देश था? कोर्ट ने बहुत व्यावहारिक निर्देश दिया। उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि जो शिक्षक या दूसरे कर्मचारी पहले से ही अपने मूल काम के बोझ तले दबे हैं, उन्हें इस अतिरिक्त ड्यूटी से छूट दी जाए और इस काम के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाया जाए। अच्छा, तो ये सिर्फ BLOs को राहत नहीं देता, बल्कि नहीं, इसका असर और भी गहरा है। ये भी सुनिश्चित करता है कि दबाव में काम करने की वजह से चुनावी सूचियों की शुद्धता से कोई समझौता न हो। बिल्कुल, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र की नींव तो एक सटीक वोटर लिस्ट ही होती है। सही कहा। चलिए अब अपने दूसरे विषय पर आते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम राष्ट्र की सुरक्षा। जी, ये एक ऐसी बहस है जो अदालतों में लगातार चलती रहती है, और इसी से जुड़ा एक बड़ा फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट से आया है। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में आरोपी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हानी बाबू को जमानत दे दी है। हानी बाबू, वो जुलाई 2020 से जेल में थे, है ना? जी, जुलाई 2020 से, यानी लगभग 4.5 साल से। UAPA जैसे सख्त कानूनों में जमानत मिलना तो लगभग नामुमकिन माना जाता है। हाँ। तो यहाँ ऐसा क्या अलग हुआ कि कोर्ट ने जमानत दे दी? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। यहीं पर इस फैसले का असली महत्व छिपा है। UAPA का जो सेक्शन है
43D5 वो कहता है कि अगर पहली नजर में यानी प्राइमा फेसी में आरोप सही लगते हैं तो जमानत नहीं दी जा सकती। इसी वजह से मुश्किल होती है। जी, लेकिन अब अदालतें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, इस सिद्धांत को एक नए नजरिए से देख रही हैं। वो नया नजरिया क्या है? वो नजरिया ये है कि पहली नजर में आरोप सही लगना किसी को अनिश्चित काल तक जेल में रखने का लाइसेंस नहीं बन सकता। अच्छा। खासकर तब जब सालों तक ट्रायल ही शुरू न हो। हानि बाबू के मामले में कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रायल में कोई प्रगति हुए बिना किसी को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखना असंवैधानिक है। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को प्राथमिकता देता है। जी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित न्याय दोनों अधिकारों को। लेकिन क्या इससे यूएपीए जैसे सख्त कानूनों का मकसद ही कमजोर नहीं हो जाता? एनआईए की दलील भी तो यही होगी कि ऐसे मामलों में जमानत देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। निश्चित रूप से ये एनआईए की दलील थी और अदालतें इस दलील को बहुत गंभीरता से लेती भी हैं। लेकिन यहाँ एक संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। अदालत ये कह रही है कि अगर राज्य किसी पर इतने गंभीर आरोप लगा रहा है तो उसकी ये जिम्मेदारी भी है कि वो समय पर ट्रायल शुरू करे और उसे पूरा करे। सही बात है। आप किसी को सिर्फ आरोपों के आधार पर सालों तक सजा नहीं दे सकते, जिसे प्री ट्रायल इनकार्सलेशन कहते हैं। तो एक तरह से ये जांच एजेंसियों पर भी दबाव बनाता है कि काम समय पर पूरा करें। बिल्कुल। और इसी थीम से जुड़ा एक और मामला है जहां फैसला जमानत से भी एक कदम आगे का है। ब्रह्मोस वाला मामला। हाँ, ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को जासूसी के आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया गया। जी, और ये मामला भी बॉम्बे हाई कोर्ट का ही है। निचली अदालत ने उन्हें पाकिस्तान की आईएसआई को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उम्र कैद की सजा? हाँ, लेकिन हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा कि अग्रवाल का इरादा राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का था। अच्छा। या उन्होंने जो जानकारी साझा की वो वाकई ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी कोई टॉप सीक्रेट जानकारी थी भी। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ शक या आरोप काफी नहीं है, सबूत चाहिए। बिल्कुल, ये आपराधिक न्याय के सबसे बुनियादी सिद्धांत को मजबूती देता है। दोष सिद्धि के लिए संदेह से परे सबूत चाहिए है। प्रूफ बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। जी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में अक्सर माहौल बहुत भावनात्मक हो जाता है, लेकिन ये फैसला याद दिलाता है कि अदालत का काम भावनाओं पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों पर आधारित होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हम अपनी चर्चा के तीसरे और आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। समानता और अधिकारों पर। हाँ, समानता और अधिकारों की बदलती परिभाषाएं, और इसकी शुरुआत एक ऐतिहासिक फैसले से करते हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई को निर्देश दिया है कि स्टेट बार काउंसिल के चुनावों में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित की जाएं। ये वास्तव में एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। इसे सिर्फ एक और आरक्षण के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये कानूनी पेशे के भीतर एक गहरे सांस्कृतिक बदलाव की नींव रख सकता है। हम अक्सर अदालतों में जजों और वकीलों की तस्वीरें देखते हैं और उनमें पुरुषों का दबदबा साफ नजर आता है। सही बात है। ये फैसला उस तस्वीर को बदलने की एक बहुत मजबूत कोशिश है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब क्या महिलाएं अपने दम पर चुनाव जीतकर नहीं आ सकती? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब हमें हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA के एक सर्वे में मिलता है। अच्छा, उस सर्वे में क्या था? उस सर्वे में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि 38.5% महिला वकील इस पेशे को हतोत्साहित करने वाला मानती हैं। 38% से भी ज्यादा? जी, और उन्हें लगता है कि उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में समान अवसर नहीं मिलते। यह दिखाता है कि समस्या सिर्फ क्षमता की नहीं है बल्कि व्यवस्था में मौजूद बाधाओं की है। तो ये आरक्षण उन बाधाओं को तोड़ने का एक जरिया है। बिल्कुल, और नीति निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की आवाज को शामिल करने का भी। मतलब ये फैसला उस सर्वे में सामने आई जमीनी हकीकत पर एक सीधी प्रतिक्रिया है। हाँ, बिल्कुल। जब न्याय देने वाली संस्थाओं में ही समाज का हर वर्ग बराबर नजर नहीं आएगा तो उस संस्था से निकलने वाले न्याय पर भी सवाल उठ सकते हैं। ये कदम कानूनी पेशे को और ज्यादा समावेशी बनाएगा। अधिकारों की परिभाषा से जुड़ा एक और दिलचस्प फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। वॉयरिज्म वाला मामला। हाँ, जिसने वॉयरिज्म यानी ताक-झांक की कानूनी परिभाषा को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला किसी प्राइवेट एक्ट में शामिल नहीं है तो बिना उसकी सहमति के उसकी तस्वीर लेना आईपीसी की धारा 354C के तहत अपराध नहीं होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब बिना सहमति के फोटो लेना अब अपराध नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि बिना सहमति की तस्वीर लेना सही है। अच्छा,
उन्होंने सिर्फ आईपीसी की धारा 354C की व्याख्या को स्पष्ट किया है। इसे ऐसे समझिए, धारा 354C निजता के एक बहुत ही निजी किले की रक्षा के लिए बनाई गई है। जैसे किसी का बाथरूम, बेडरूम या चेंजिंग रूम, जहां एक व्यक्ति पूरी तरह से प्राइवेट होने की उम्मीद करता है। अच्छा, तो ये कानून सिर्फ उन खास जगहों के लिए है? हाँ, कानून का उद्देश्य किसी महिला को उसके निजी क्षणों में ताक झांक से बचाना है। अगर कोई इस किले के बाहर, मतलब किसी पब्लिक जगह पर, जैसे पार्क या बाजार में, बिना सहमति के किसी की तस्वीर लेता है तो वो गलत हो सकता है। लेकिन उसके लिए ये खास कानून यानी 354C लागू नहीं होगा। तो उसके लिए दूसरे कानून लागू होंगे? हाँ, उसके लिए दूसरे कानून जैसे आईटी एक्ट या मानहानि के कानून लागू हो सकते हैं। कोर्ट ने बस ये साफ किया है कि 354C की चाबी हर ताले में नहीं लगेगी। ये एक बारीक लेकिन बहुत जरूरी कानूनी अंतर है। समझ गया। और अंत में एक खबर जो सीधे तौर पर कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी है। अग्रिम जमानत पर निर्देश। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट को किसी मामले में एफआईआर रद्द करने से इनकार करते समय आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं देनी चाहिए। आरोपी को पहले सेशंस कोर्ट जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? ये न्यायिक प्रक्रिया के पदानुक्रम यानी हायरार्की को बनाए रखने के लिए एक बहुत जरूरी दिशा निर्देश है। अच्छा। कई बार ऐसा होता था कि आरोपी एफआईआर रद्द करवाने के लिए सीधे हाईकोर्ट पहुंच जाते थे, और जब हाईकोर्ट एफआईआर रद्द करने से मना करता था तो वहीं पर जमानत भी मांग लेते थे। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये सही प्रक्रिया नहीं है। जमानत के लिए पहला दरवाजा निचली अदालत यानी सेशंस कोर्ट का है। आरोपी को पहले वहां जाना चाहिए। तो इससे क्या बदलेगा? इससे दो चीजें बदलेंगी। एक, हाईकोर्ट पर सीधे आने वाली जमानत याचिकाओं का बोझ कम होगा, और दूसरा, ये सुनिश्चित होगा कि हर मामला सही प्रक्रिया और सही फोरम से होकर गुजरे। ये वकीलों और जजों दोनों के लिए एक बहुत स्पष्ट रोड मैप है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये है कि हमारी न्यायपालिका कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। एक तरफ वो एसिड अटैक मामले में 16 साल की देरी जैसी अपनी आंतरिक खामियों को दूर करने के लिए खुद पर ही चाबुक चला रही है। दूसरी तरफ वो यूएपीए जैसे सख्त कानूनों के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए खड़ी है। और साथ ही वो बार काउंसिल में आरक्षण जैसे फैसलों के जरिए खुद को भविष्य के लिए और ज्यादा समावेशी और प्रासंगिक बनाने की कोशिश भी कर रही है। ये दिखाता है कि अदालतों के फैसले सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं होते, बल्कि वो हमारे समाज और लोकतंत्र की दिशा तय करने वाले आईने की तरह होते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। जी? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सर्वे से महिला वकीलों की चुनौतियों का जो सच सामने आया है, उसे देखते हुए क्या बार काउंसिल में 30% आरक्षण जैसे कदम ही काफी हैं? या फिर कुछ और करने की जरूरत है? हाँ, या कानूनी पेशे के पूरे इकोसिस्टम में लॉ स्कूलों से लेकर कोर्टरूम के माहौल तक एक गहरे सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।